Okay, then okay, we'll start now. So based on the number of conversions, हमने basic 3 categories में divide किए. They are the primary, secondary and the tertiary one. तो primary measurement क्या है कि it's direct method. आप जिस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आपको वो मेजरमेंट मिल जाएगा. सो इसमें कोई भी कन्वर्जन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लाइक मेजरिंग द हाइट लेंथ, दैट कम्स अंडर प्राइमरी. Then comes the secondary measurement method. It's an indirect method. It involves one conversion. इसमें एक conversion होगा. So the best example इसका जो है वो mercury in glass thermometer. तो इसमें क्या होता है, the object जिसका आपको temperature measure करना है वो उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, राइट. एंड जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी बल्ब है, वो बल्ब रहता है, बल्ब में मर्क्यूरी रहता है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे ऑब्जेक्ट का, तो वैसे वैसे हमारा जो मर्क्यूरी लेवल है, जो कॉलम रहता है मर्क्यूरी का, वो बढ़ेगा. यानी कि डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, वो कन्वर्ट होता है लेंथ में, द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम. सो इस तरीके से एक कन्वर्जन इसमें इन्वॉल्व होता है. सो इट इज अ सेकेंडरी मेजरमेंट मेथड. And the last one is tertiary measurement method. It's also an indirect method जिसमें 2 conversions involve होते हैं. तो इसका example है Borden tube pressure gauge and thermocouple. We'll see further how is the functioning of Borden tube pressure gauge. Now the next one is generalized measurement system. इसमें क्या होता है कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका फंक्शनिंग हम बेसिक 3 स्टेप्स में इन अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें स्टेज 1 जो होता है वो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. इसमें क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल है वो ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट इनपुट सिग्नल को सेंस करता है. लाइक इफ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज. इसमें इनपुट क्या है, हमारा प्रेशर. सो हमारी जो ये बोर्डन ट्यूब है, ये हमारा जो इनपुट सिग्नल है इसको सेंस करेगी. सो दैट बिकम्स आवर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. Then the next stage is intermediate modifying stage. Intermediate modifying stage यानी कि according to our requirement वो जो भी input signal है उसको वो modify करेगा. Either उसको convert करना हो या फिर उसको amplify करना हो, based on our requirement जो भी modifications लाने हैं वो intermediate modifying stage लाता है. Like in this हमारा input signal क्या था, pressure, जो किसने sense किया, ये बोर्डन ट्यूब ने. उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है. तो वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है उससे तो हमारा पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा नहीं. सो एक अ काइंड ऑफ लार्ज डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीफाइड डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए. तो इसके लिए ये गियर की जो मैकेनिज्म है वो इसमें लगाई गई है. सो दिस इज आवर इंटरमीडिएट स्टेज. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड. इट्स द आउटपुट वन. इट्स द पॉइंटर डिफ्लेक्शन या फिर रीडिंग जो आउटपुट में दिखाई देती है, दैट इज द आउटपुट स्टेज. सो इसमें ये एम्पलीफाई होने के बाद पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है. सो दैट बिकम्स आवर आउटपुट स्टेज. नाउ बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को हमने टर्शरी मेथड में लिया था. मतलब इसमें 2 कन्वर्जन्स इन्वॉल्व हुए. वो कैसे? तो बेसिकली इनपुट था हमारा प्रेशर पास्कल्स में. देन वो जो प्रेशर था वो इधर मैकेनिकल लिंकेज के इधर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ. एंड उसके बाद ये जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये एक एंगल कवर करेगा, राइट. तो ये एंगल कवर करेगा यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल में कन्वर्ट हुए. यानी 2 कन्वर्जन्स इसमें इन्वॉल्व हुए. सो इसका जो जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम है, ये फ्लो चार्ट इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट बोर्डन ट्यूब. देन द इंटरमीडिएट वन जिसकी वजह से एम्पलीफाई होता है डिस्प्लेसमेंट. एंड द आउटपुट वन पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है. So any doubt till here? If no doubt, then we'll proceed. नूपुर, Yes, बोल. नूपुर जो बेसिक जनरलाइज सिस्टम था वो वाला नहीं हुआ. मतलब तूने बॉर्डन ट्यूब का एग्जांपल लेके करवाया तो वो
बेसिक में उसके जो नोटेशंस होते हैं वो वाले। लाइक बेसिक में नोटेशंस होते हैं जैसे कि वो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, देन वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, वैसे। या दैट वन। सो ओके, वो एक्चुअली हम मतलब वो कर सकते हैं, बट वो सब मतलब तेरा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट और उसी को तो कन्वर्ट कर रही है, तो वो सब स्टेज 1 में ही आता है। लाइक उसका वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट अगर लेगी तो वो स्टेज 1 में ही आता है। हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने इसको सिर्फ 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो तूने वो बोला वो स्टेज 1 में आता है। देन इंटरमीडिएट मॉडिफाइंग स्टेज में उसमें भी एक वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट आएगा। हम हर एक इंस्ट्रूमेंट में बेस्ड ऑन हमारे किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो सिग्नल जा रहा है, उसके बेसिस पे वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट हर एक में आएगा। एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट यानी कि आउटपुट एलिमेंट, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आउटपुट स्टेज इस तरीके से एक्सप्लेन किया। लाइक आपने अगर ऐसा बेसिक फ्लो चार्ट भी बनाया, मतलब ये जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम का डायग्राम, या उस तरीके से भी गए ना, बोथ आर कंसिडर्ड करेक्ट। ओके okay, and we'll proceed further. Now we'll be seeing performance characteristics. तो performance characteristics में आते हैं static and dynamic. तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि तुम इंस्ट्रूमेंट ऐसे कंडीशन में यूज कर रहे हो कि जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस टाइम के साथ वैरी नहीं कर रही है। सो इसमें लेट्स सी सर्टेन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द रीजन between the upper and lower limits within which an instrument is designed to operate. जैसे कि एक फॉर एग्जांपल अब इधर लिखा है कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का रेंज 5 बार से 100 बार ऐसा हो सकता है। या फिर आप हमारा जो थर्मोमीटर है बेसिक थर्मोमीटर, वो ले लो, उसका रेंज क्या होता है? 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज द रेंज। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पैन। व्हाट इज स्पैन? स्पैन इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जैसे इधर जो रेंज थी 5 to 100, अब इसका अगर हम स्पैन देखेंगे तो 100 minus 5 which is 95. 95 will be the span. Now next one is repeatability. Repeatability means it relates to the closeness of output readings when same input is applied repetitively with all conditions being same. यानी कि तुम सेम इनपुट, कुछ x इनपुट दे रहे हो, सभी कंडीशन सेम है, जो जिस लैब में तुम कर रहे हो वो भी सेम है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो सेम है, ऑब्जर्वर भी सेम है, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग सर्टेन डिफरेंट आउटपुट्स। तो वो आउटपुट्स कितने क्लोज है, इसको रिलेट करने वाला जो टर्म है दैट इज रिपीटेबिलिटी। लाइक तेरी लाइक हमारी रीडिंग 5 आई, नेक्स्ट 5.01, 5.02, तो ये जो क्लोजनेस है आउटपुट रीडिंग्स का, दिस इज रिलेटेड बाय रिपीटेबिलिटी। The next one is reproducibility. Reproducibility relates to the closeness of output readings for the same input when all the conditions are different. यानी इधर ऑब्जर्वर भी डिफरेंट है, जो लैब में हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। सो इन दोनों में ये एक ध्यान में रखना है कि रिपीटेबिलिटी यानी एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कंडीशन इज सेम, बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी में जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। Now the next one we'll see is the accuracy and precision. Accuracy and precision, तो ये इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। Consider this darts as the हमारे जो measured values है वो, जब ये measured and this red thing is the true value, okay? ये darts जो है वो measured values and red one is the true value. जब हमारे measured values काफी दूर है, they are not close and even they are not close to our true value, then we'll say कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेस एक्यूरेट है एंड लेस प्रिसाइज है। सो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इंडिकेट्स क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, एंड व्हाट इज प्रेसिजन? कि जो मेजर्ड वैल्यूज है वो खुद आपस में ही क्लोज हो। लाइक दिस बी केस, इसमें क्या है, ये जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के काफी क्लोज है, यानी क्या कि वो प्रिसाइज है, दिस इज प्रेसिजन, बट वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, सो इट्स लेस एक्यूरेट। नाउ दिस सी केस मींस
इसमें वैल्यूज तो दूर है जो मेजर्ड वैल्यूज है, बट वो ट्रू वैल्यू जो है हमारी एक्चुअल वैल्यू उसके काफी पास है. सो वो हाईली एक्यूरेट है, प्रेसिजन उसका लो है. द केस फोर्थ, इसमें जो वैल्यूज मेजर्ड की है वो भी काफी पास है, एंड इवन दे आर नियरर टू द ट्रू वैल्यू, सो दैट इंस्ट्रूमेंट वी कैन से इट इज हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज, मतलब प्रिसीजन भी उसका ज्यादा है. Okay, so any doubt till here, or shall we proceed? Okay, so next is the sensitivity. हम sensitivity का एक example लेंगे at the end of this static characteristics. Now, sensitivity is a change. It's the ratio of change in output signal to the change in input signal. So basic exam point of view से आप इसको ध्यान में रखिए कि it's the ratio of change in output to change in input. अगर आपको ग्राफिकली इनपुट आउटपुट ऐसा ग्राफ दिया हो तो यू कैन से कि ये स्लोप है उस ग्राफ का, बिकॉज y2 minus y1 x2 minus x1 ऐसा चेंज जो रहता है. सो दिस इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. विल कंसिडर एन एग्जांपल एट लास्ट. Then consistency. Consistency means when successive readings of the measured quantity obtained from the instrument are same all the time, then we say it's consistent. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ 8 रीडिंग्स लिए और 8 रीडिंग्स में से पहले 4 रीडिंग्स की वैल्यू सेम आ रही है, कुछ उसकी कुछ वैल्यू सेम आ रही है, एंड 5th रीडिंग से 8th रीडिंग तक की वैल्यूज कुछ सेम आ रही है, बट जो पहले 4 रीडिंग्स की वैल्यू थी वही बाकी के 4 रीडिंग्स की वैल्यू नहीं है, मतलब वो वैसे डिफरेंट है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले 4 रीडिंग्स जो है, जो सक्सेसिव रीडिंग्स एक के बाद एक, वो सब के जो वैल्यूज है वो सेम है. व्हाट हियर इट, इसमें इधर क्या लिखा है, दैट द सक्सेसिव रीडिंग्स दे आर सेम. सो वी कैन से कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज कंसिस्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मीन्स कि आप कुछ इनपुट दे रहे हो, ठीक है, इसके लिए कुछ आउटपुट आपको मिला. नाउ नेक्स्ट इनपुट के लिए भी आपको एक ऐसा आउटपुट मिल रहा है कि जो आपके फर्स्ट आउटपुट के काफी क्लोज है, देन ऑल्सो यू आर एबल टू डिटेक्ट दैट सेकेंड आउटपुट. सो इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज. It is defined as smallest change of input for which a change in output can be detected. मतलब इवन दो हमारे आउटपुट रीडिंग्स काफी क्लोज है, फिर भी हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं. सो एक बेसिक वर्डिंग्स में अगर बताए तो रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट measurable input change. Now the next one is hysteresis. Hysteresis, it's a phenomena which shows different output effects when loading and unloading. यानी कि वो loading unloading curves जब बनाते हैं हम, उनका नॉन कोइंसिडेंस रिप्रेजेंट करते हैं. हिस्टेरिसिस ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्प्रिंग्स या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो, वो सब में हिस्टेरिसिस प्रॉपर्टी हम इंक्लूड करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ स्प्रिंग जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है. कंसिडर दैट स्प्रिंग, उसमें आप कुछ लोड कर रहे हो, सर्टन 2 kgs उसमें आप इनपुट दे रहे हो, यानी लोड दे रहे हो. तो वो इनपुट देने के बाद जो वेइंग स्प्रिंग में जो पैन रखा है वो तो नीचे आएगा, राइट. जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होगी थोड़ी. अब आप उसको अनलोड करो, यानी कि अब आप उसमें से 2 kgs निकाल लो, एंड देन मेजर दैट लेंथ. वो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो मेजर करो, वो कुछ एक्स वैल्यू आएगी. तो नाउ अगेन जो इनपुट है हमारा फिर से उसमें रखो जो 2 kg है, मीन्स सेम इनपुट रखा. अब फिर से वो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, फिर से वो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी. अब उसमें से फिर से 2 kgs निकाल लो, मतलब अनलोड कर दो, एंड नाउ अगेन मेजर दैट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अब इस बार वो डिफरेंट आएगी. सो जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, जो लेंथ ऑफ हमने यूज की उस स्प्रिंग की जो लेंथ है, दैट इज आवर आउटपुट. So we are getting different outputs for same input. This is explained by this hysteresis characteristic.
Now we'll see what is the dead zone. Dead zone, it's the range of input values for which there is no output of the instrument. यानी कि तुम कुछ input दे रहे हो and then also you are not getting any output. This doesn't mean कि आप input जो है वो 0 से start करो. आपने कुछ input पहले दिया तो उस वक्त तो instrument कुछ दिखा रहा था values output में. But suddenly कुछ specific range के लिए वो output 0 दिखा रहा है. So that becomes the dead zone or dead space. Like this graph, this is self-explanatory graph. इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ इनपुट रीडिंग्स के लिए आउटपुट तो पहले मिल रहा था, बट फॉर दिस सर्टन इन इनपुट रीडिंग्स के लिए वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ आउटपुट. सो दिस इज द डेड जोन और डेड स्पेस. एनी क्वेरीज? इधर तक कोई डाउट या क्वेरीज है? Okay, then if no doubts, we'll proceed with the next one, the drift. Drift means what? It is the undesired gradual departure of the output of instrument. Drift can occur, मतलब उस पे इनपुट या फिर कुछ जो बाकी भी कंडीशंस रहती है सराउंडिंग, इन सब पे ड्रिफ्ट नहीं डिपेंड करता. मतलब आप इनपुट अगर बदल रहे हो इस वजह से आपका आउटपुट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट. इनपुट या फिर अदर कंडीशंस पे वो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं, इसीलिए उसको अनडिजायर्ड ग्रेजुअल डिपार्चर ऑफ आउटपुट बोला है. सो नाउ ड्रिफ्ट में हमारे 3 टाइप्स है, द जीरो ड्रिफ्ट, स्पैन ड्रिफ्ट एंड द जोनल ड्रिफ्ट. सो इन व्हाट्स द जीरो ड्रिफ्ट? जीरो ड्रिफ्ट यानी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन शिफ्ट हुआ है. इट मे बी बिकॉज ऑफ द स्लिपेज और इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर undesirable condition. Like consider a resistor length of resistor. Okay, तो आप अगर किसी कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड रीजन में उस रेजिस्टर से वैल्यू मेजर कर रहे हो तो वो कुछ एक्स वैल्यू देगा. ओके, बट आप किसी वार्म एरिया में जाके, किसी हॉट एरिया में जाके वो उसी सेम रेजिस्टर से रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, बिकॉज लेंथ मतलब वो एक्सपांड हुआ होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज. तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सो उस वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो अलग दिखाएगा, मतलब वो भी बढ़ जाएगी. जो भी आउटपुट रीडिंग आएगी वो अब अलग आएगी. सो देयर इज डिपार्चर ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द ओरिजिनल वन. इसको दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ड्रिफ्ट. बट दिस जीरो ड्रिफ्ट ये हम अवॉइड भी कर सकते हैं. लाइक जो अभी हमने रेजिस्टर यूज किया, जो हमने कोल्ड टेम्परेचर में यूज किया, वही सेम कंडीशंस अगर हम वो हॉट रीजन में भी सेम टू सेम वैसे ही कंडीशंस अगर रखेंगे तो हमारी ऑब्वियसली लेंथ एक्सपांड नहीं होगी एंड जो रजिस्टर वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी. इट विल रिमेन सेम. सो जीरो ड्रिफ्ट एक ऐसा ड्रिफ्ट है जो हम अवॉइड कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट, in this there is a proportional change in the indication. Like let's consider an example कि आपके कुछ आउटपुट रीडिंग्स है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ 4 आउटपुट रीडिंग्स है एंड मतलब ये आने चाहिए, ऐसे आउटपुट रीडिंग्स है. हाँ, आपके ये 1 2 3 4 ऐसे आने चाहिए थे, बट आपने जब मेजर किया तो आपको रीडिंग्स क्या आ रहा है? 1.01 आ रहा है, देन 2 के बजाय 2.02 आ रहा है, 3 के बजाय 3.03 आपको आउटपुट में आ रहा है. मीन्स व्हाट? एक काइंड ऑफ एरर यू आर गेटिंग. मतलब आपके जो आइडियल आउटपुट वैल्यूज थे उससे वो डेविएट होके कुछ अलग वैल्यूज दे रहा है, बट उसमें एक प्रोपोर्शनली चेंज है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंज है. सो दिस काइंड ऑफ ड्रिफ्ट, दिस काइंड ऑफ डिपार्चर फ्रॉम आवर एक्चुअल आउटपुट इज नोन एज द स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट. इफ यू कंसिडर दिस ग्राफ तो इसमें दिखाई देगा कि जिस तरीके से ये स्पैन ड्रिफ्ट जो है, इसमें जो ये गैप है इट इज इंक्रीजिंग, कि इट इज इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो बढ़ रहा है, जैसे कि 3 4 5 ऐसे हो रहा है. तो
हमें जो आउटपुट मिल रहा था लाइक 4.04 मिल रहा है, 5.05 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो ये डिफरेंस आ रहा है ओरिजिनल आउटपुट एंड द आउटपुट विच वी आर गेटिंग, उसमें एक डिफरेंस आ रहा है, तो वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारे वैल्यूज बढ़ते जाएंगे. So this is the span drift or sensitivity drift. Now the last one in drift is zonal drift. Zonal drift means it's drift which occurs over a small portion of span of instrument. Like आपका thermometer है 0 to 100 उसका span है, 0 to 100 उसकी range है, तो उसके कुछ 0 to 30 डिग्री सेल्सियस इसी स्पेसिफिक पोर्शन पे कुछ वो ड्रिफ्ट दिखा रहा है. So this kind of drift is known as zonal drift. Now last one is the threshold. Threshold means what? The minimum value below which no input from the instrument can be detected. Like the best example of this is speedometer. आप जब गाड़ी चला रहे हो एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद ही स्पीडोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है. मीन्स यू आर स्टार्टिंग योर इनपुट फ्रॉम जीरो. इसमें थ्रेशोल्ड में क्या कर रहे हो, जो इनपुट है वो जीरो से स्टार्ट करके यू आर रीचिंग सर्टन वैल्यू, और उसी वैल्यू के बाद वो इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है यानी आउटपुट दिखा रहा है. सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वन. नाउ एनी डाउट स्टिल हियर इन द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स? कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसे कुछ? Hello, am I audible now? Anupur. Yeah. So shall we proceed? Yeah, sure. Yeah, okay. So let's take this example. एक example है. ये जो readings है ये this is a load cell. It's calibrated in this. पहले वो 21 degree Celsius पे calibrate किया है. Then it is used at the 35 degree Celsius temperature. So now here we have to determine sensitivity at 21 and 35. So हमने sensitivity का क्या देखा था? It is change, ratio of change of output to change of input. तो इसमें हमारे जो input है वो तो ये load in kg. This is the input and these are the outputs. So what will be our sensitivity at 21 degrees Celsius? It will be 1 minus 0 upon 50 minus 0, that is 1 by 50. Sorry. Yeah, deflection output. Yeah, okay, right, 1 by 50. So similarly, मतलब हमने क्या किया? Change in output upon change in input. So similarly 35 degrees Celsius के लिए क्या? And the output is deflection. So here it will be 1.3 minus 0.2 upon 50 minus 0. ये होंगे sensitivities at 21 and 35 degrees Celsius. Now the next one is total zero drift. Zero drift and sensitivity drift at 35. Now zero drift यानी कि that drift मतलब output readings का gradual departure. तो आउटपुट रीडिंग्स इधर क्या था पहले? जीरो ड्रिफ्ट है ना, यानी कि नो लोडिंग पे चेक करते हैं वो. तो नो लोडिंग पे इसका क्या था? 0 एंड इसका था 0.2. सो जो टोटल जीरो ड्रिफ्ट होगी इट विल बी 0.2 इन दिस केस. एंड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट यानी जो सेंसिटिविटीज इट्स नॉट 35, इट्स जस्ट सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट यानी क्या? इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन. सो जो सेंसिटिविटीज हमने निकाले थे 21 एंड 35 के, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट. नाउ इसमें एक इम्पोर्टेंट ये मुझे बताना था कि द जीरो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट एंड द सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट, व्हाट आर दीज? ये जो रहते हैं कोएफिशिएंट्स, जैसे कि ये यूनिट से भी पता चल रहा है, बट देन आल्सो विल सी कि ये जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं
ये रेशियोज रहते हैं किसका नाउ जीरो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट यानी जीरो ड्रिफ्ट और टेम्परेचर चेंज का रेशियो। जैसे कि देख सकते हो ड्रिफ्ट यानी इधर माइक्रोमीटर में एंड टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस। सो इधर जो कोएफिशिएंट रहेगा जीरो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट वो क्या रहेगा रेशियो ऑफ जीरो ड्रिफ्ट टू द टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज क्या है इधर 21 एंड 35। सो 35 minus 21 that will be your temperature change. Similarly हम sensitivity drift coefficient भी निकाल सकते हैं। So did you get this question और कुछ डाउट्स है इसमें या फिर प्रोसीड करें? Anyone? Proceed. Okay. Now the last one, it's the dynamic characteristics. जैसे हमने static characteristics देखे, उनमें कंडीशंस ऐसी थी कि वो टाइम के साथ वैरी नहीं कर रही है। इधर हम इस तरीके के कंडीशंस में इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं कि वो टाइम के साथ वैरी करेगी। Like the first one is speed of response. It is the rapidity with which a measuring system responds to changes in measured quantity. Like consider your vehicle. अगर तुमने जस्ट आज खरीदी है व्हीकल वो तो वो बहुत जल्दी से स्टार्ट होगी राइट मतलब वो इजीली रिस्पॉन्ड कर रही है उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्ड ज्यादा है वो इजीली रिस्पॉन्ड कर रही है। बट वही व्हीकल जो आप 2-3 सालों के बाद अगर यूज करेंगे then it will take some time to start. So वो respond करने में कुछ time लेगी. So that can be understood from speed of response. Now measuring lag. Measuring lag, it's a kind of delay or retardation in the response of system. Consider the same example कि आपने जो ये न्यू व्हीकल ली थी वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रही है यानी कि उसमें जो डिले है उसमें जो रिटार्डेशन है लैग है वो तो कम है। बट जो 2-3 सालों के बाद आप यूज करोगे सेम व्हीकल को वो तो रिस्पॉन्ड करने में वो तो रैपिडली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी राइट मतलब उसमें कुछ डिले होगा। सो वी कैन से स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एंड मेजरिंग लैग आर अ काइंड ऑफ अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। Now this fidelity, it refers to the ability of system to reproduce the output in the same form as the input. For this we can take example like we can take example of a repeater which is used in data transmission cables. उसमें क्या होता है इनिशियली हम कुछ सिग्नल दे रहे हैं बट वी नो कि एक सिग्नल जो सिग्नल है उसको किसी वन प्लेस टू अनदर से ट्रेवल करना है और ये प्लेसेस दूर दूर है तो इतना डिस्टेंस जब वो कवर करेगी तब बेसिकली उसमें कुछ लॉसेस होंगे। तो जितना हमें चाहिए था जितना रिक्वायर्ड था सिग्नल पहुंचने में आउटपुट के इधर आउटपुट प्लेस पे तो उतना तो वो पहुंचेगा नहीं उधर। सो बीच बीच में हमें रिपीटर्स हम यूज करते हैं दस कैन से कि हम जितना इनपुट है उसी फॉर्म में हम आउटपुट लाने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द रिपीटर इन दैट सिस्टम। So this was the fidelity and the fourth one is dynamic error. Dynamic error, it's the difference between the true value of the quantity changing with time and the value indicated by the measurement system if no static error is assumed. Means इसमें क्या हो रहा है static error में हम क्या करते हैं सेम जो difference निकालते हैं बट स्टैटिक एरर में ट्रू वैल्यू टाइम के साथ वैरी नहीं करती। इसमें क्या है कि ट्रू वैल्यू जो भी है वो आपको किस तरीके से टाइम के साथ वैरी करेगी दैट विल बी गिवन मतलब ट्रू वैल्यू जो है वो टाइम के साथ वैरी कर रही है इट्स चेंजिंग। सो दैट इज द डायनामिक एरर। तो आज के लिए विल stop here only. We have completed this much part, static and dynamic characteristics. Any doubts till this? अब तक कोई भी doubts अगर हो तो we can discuss or रूपू स्टैटिस्टिक वाला पार्ट नेक्स्ट मीटिंग में होगा ना?
यस, नेक्स्ट मीटिंग में हम जो स्टैटिस्टिक्स का है यानी एनालिसिस ये एंड इसके बाद में जो है मतलब उसमें सब न्यूमेरिकल्स है वो सब करेंगे। लाइक आज का मोटिव क्या था कि बहुत जनों को ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिफाइन वही समझ में नहीं आ रहे थे। सो वो कुछ एग्जांपल से अगर मतलब समझाने की कोशिश की थी आज। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स एंड वो जो ग्राफ्स होते रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो सब लेंगे हम नेक्स्ट इसमें। ओके। एरर्स एंड ऑल या एनी डाउट्स? अभी कुछ डाउट्स है या फिर एंड करें मीट? कर सकते हैं, एंड कर देते हैं।